हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई माई सेल्फ कृष्णा गुप्ता। चलिए आज अपन पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, रिवीजन करेंगे पूरा चैप्टर का। और ये क्या नाम है, इससे आपको 2 सवाल हर ईयर मिल सकते हैं। और बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही छोटा चैप्टर है। इसके 2 इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं जिसका नाम है आईयूडी, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, और एक और है 8 असर्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्निक, जो कि आप सबसे लास्ट में पढ़ते हैं चैप्टर के। ये 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इन्हीं से ही आता है ज़्यादातर सवाल। पर आपको पढ़ना पूरा चैप्टर है, वो पूछ कहीं से भी सकता है। ठीक है, मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये दोनों से मैक्सिमम सवाल आते हैं। ठीक है, चलिए अपन अब बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO, अपना रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है। खाली अपन को फिजिकली नहीं हेल्दी होना, अपन को चारों तरीके से हेल्दी होना चाहिए। पहला फिजिकल, दूसरा इमोशनल, तीसरा सोशल, चौथा बिहेवियरल। आप देख सकते हैं, ये आपको लाइन आपको एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगी। चलिए फिर अपन पढ़ते हैं कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इंडिया में कब इंट्रोड्यूस किया गया था। वो किया गया था 1951 में। ठीक है, फिर अपन पढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर। ये क्या बताते हैं, अगर चाइल्ड की बर्थ हो जाती है फिर उसके बाद अपन उसकी कैसे टेक केयर करें, ये सब करें, वो सब काम किसका होता है, इसका रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अगर अपन को रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बताना है तो अपन उनको कैसे बता सकते हैं। अपन या तो ऑडियो विजुअल उससे बता सकते हैं, या फिर प्रिंट मीडिया से बता सकते हैं, या कुछ नॉन गवर्नमेंट एजेंसी होती हैं जिनका वो उसकी मदद से अपन बता सकते हैं। और अपन स्कूलों में भी बता सकते हैं कुछ रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, कि सेक्स रिलेटेड एक्सपेक्ट क्या होते हैं, ये सब के बारे में अपन बता सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा अपन बढ़ेंगे आगे। अपन अब जानेंगे एक बहुत ही फेमस टेक्निक दे रखी है, पर वो इस समय क्या हो चुकी है, बैन हो चुकी है, क्योंकि इसका लोग गलत इस्तेमाल करते थे। वो टेक्निक का नाम है अमीनो सिंथेसिस, जो कि इस समय बंद बंद हो चुकी है, यानी कि बैन हो चुकी है। इसका लोग मिसयूज़ करते थे। ठीक है, ये अपनी वैसे तो किस काम में आती थी, जेनेटिक डिसऑर्डर को फाइंड आउट करने के काम में आती थी। पर इससे क्या पता चल जाता था, बच्चे का पहले से ही आपको सेक्स पता चल जाता था कि कौन सा बच्चा है, या मेल है कि फीमेल है। अगर फीमेल होता था तो लोग मरवा देते थे। इस वजह से इसको गवर्नमेंट ने बिल्कुल ही बैन कर दिया। अब इसका इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, वैसे तो इसका इस्तेमाल किस में होता था, जेनेटिक डिसऑर्डर्स को फाइंड आउट करने में। किसी बच्चे में जेनेटिक डिसऑर्डर्स तो नहीं है, ठीक है, इस वजह होता था। अब अपन बात करते हैं थोड़ी सी आगे। आपको फिर थोड़ा बहुत पॉपुलेशन के बारे में मिल जाएगा। पॉपुलेशन की मैटरनल मोटिलिटी रेट क्या होता है, ये क्या होता है। ठीक है, कितनी मदर की डेथ हुई इन एन ईयर, कितने इन्फेंट्स की डेथ हुई इन एन ईयर, इन सब के बारे में आपको एनसीईआरटी में डेटा है। इससे वैसे तो नहीं पूछता, पर आप एक बार अगर रीड करोगे एनसीईआरटी से तो आपको समझ में आ जाएगा। अब अपन बढ़ते थोड़ा सा आगे। इसमें एक इंस्टीट्यूट के बारे में भी दे रखा है जिसका नाम है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि आपको पता ही होगा वो कहाँ पे सिचुएटेड है। जैसे कि आप देख सकते हैं, देखो एनसीईआरटी में आपको इधर दिख जाएगा CDRI इन लखनऊ, आपको दिख रहा होगा CDRI इन लखनऊ में लिखा हुआ है। ठीक है, ये कुछ डेटा है, आपको याद रखना पड़ेगा कि 2 बिलियन 2000 मिलियन इन 1900 में, 6 बिलियन, और ये 7.2 बिलियन इन 2011 में। आपको ये थोड़ा सा डेटा जो है याद रखना पड़ेगा। और एक और उन्होंने, मतलब गवर्नमेंट ने एक और प्लान चालू करा था जिसका नाम है हम दो हमारे दो। आपने ये राइम काफ़ी सुनी होगी, ये वाली जो वो है राइम है, आपने काफ़ी सुनी होगी, हम दो हमारे दो। वो भी गवर्नमेंट के द्वारा ही चालू करा गया था। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं अपना आगे। और इसमें जो बैरियर मेथड आते हैं अपन उनके बारे में पढ़ते हैं। इन्हीं से ही आपको ज़्यादातर सवाल मिलेगा, इनसे कम बनता है, पर आपको पढ़ना सब कुछ है। ठीक है,
चलिए अपन पढ़ते हैं अब कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में। कॉन्ट्रासेप्टिव कॉन्ट्रासेप्शन जो होते हैं वो किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? अपने बर्थ कंट्रोल के लिए। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? अपने बर्थ कंट्रोल के लिए। अब इसमें कैसे आते हैं? एक तो देखो नेचुरल आ जाता है, बैरियर आता है, आईयूडी आता है, सर्जिकल आता है, सर्जिकल मेथड जैसे कि ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी। कुछ आते हैं ओरल कंट्रासेप्टिव्स, कुछ होते हैं इंजेक्टेबल जो अपन इंजेक्ट करते हैं, इम्प्लांट्स छोटे छोटे आपको छोटे छोटे, जैसे कि मैं आपको इसका डायग्राम दिखाता हूँ। अपन इसको बोलते हैं, इसको इसको अपन इम्प्लांट बोलते हैं। ठीक है, इस वाले को अपन इम्प्लांट बोलते हैं। ठीक है, ये होता है अपना इम्प्लांट। आप एनसीईआरटी संग संग देखते हुए चलें ताकि आपको थोड़ा बहुत है समझ में आने लगेगा, क्योंकि मैं एनसीईआरटी की लाइन सी बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अपना सबसे पहला मेथड आएगा नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड होता है 3 प्रकार का। सबसे पहला आपको दिख रहा होगा पीरियोडिक अब्स्टिनेंस। पीरियोडिक अब्स्टिनेंस में क्या होता है? अपन को अवॉइड कोइटस फ्रॉम 10 to 17 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अपन को इस समय क्यों, मतलब अगर अपन 10 से 17 दिन दिन के बीच में ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में अगर अपन कोइटस नहीं करेंगे तो जो है अपना जो है ओवा फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा। तो एक जो होता है नेचुरल मेथड, इसमें कोई भी अपन बैरियर का या फिर कोई भी हार्मोन्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते। चलिए फिर अपन देखते हैं अपना अगला मेथड जो है विड्रॉल ऑफ पेनिस या फिर कोइटस इंटरप्टस। इसमें कोइटस करने से पहले अपन विड्रॉल करा लेते पेनिस जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन। जब अपने स्पर्म जो है निकलने वाले होते हैं पेनिस से, उससे पहले ही अपन विड्रॉल करा लेते हैं। तो वो वाला जो मेथड आता है वो आता है नेचुरल मेथड। अब बात करते हैं अपनी आगे वाले मेथड की, जो कि है लैक्टेशन अमीनोरोइया। लैक्टेशन अमीनोरोइया ये होता है सिर्फ तब तक के लिए जब मदर जो है इंटेंस लैक्टेशन करती है अप टू 6 मंथ आफ्टर द प्रेगनेंसी। तो उस समय जो है ओव्यूलेशन नहीं हो सकती। तो ये तो कुछ हो गए नॉर्मल। इनके जो है कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं है, पर ये इतने वर्केबल नहीं है। मतलब इनसे चांसेस हो सकते हैं प्रेगनेंसी के, मतलब जितने सक्सेसफुल नहीं है। और एक इसका ये भी फ़ायदा नेचुरल मेथड का कि ये कोई भी इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। ठीक है, अब अपन बात करते हैं बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में जो है अपन को किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होती, ये अपन खुद ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला आता है कॉन्डोम, जो कि दोनों मेल फीमेल दोनों इस्तेमाल करते हैं। जो कि किसका बना होता है? थिन रबड़ लेटेक्स शीट का होता है। लेटेक्स शीट रबड़ का होता है, लेटेक्स शीट का बना होता है। और क्या होता है? ये डिस्पोजेबल होता है। ठीक है, डिस्पोजेबल यानी कि अपन इसको यूज़ करके फेंक भी सकते हैं। ठीक है, ये दोनों मेल फीमेल दोनों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। फीमेल के द्वारा 3 चीज़ और इस्तेमाल की जाती हैं। एक तो डायफ्राम और सर्वाइकल कैप है, एक बोल्ट है। ये जो कैसी होती है फीमेल के द्वारा इस्तेमाल की जाती है, ये रीयूजेबल होती है, ये नॉन रीयूजेबल होती हैं। ठीक है, ये कॉन्डोम जो होते हैं जो नॉन रीयूजेबल होते हैं। और इस ये अपन किसके संग लगाते हैं? ये जो है स्पर्मिसाइडल क्रीम्स जेली के संग इसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये जो है अपन को सबसे अच्छी बात इनकी इस मेथड की, बैरियर मेथड की, ये है कि अपन को ये एसटीडी से बचा सकता है। एसटीडी की फुल फॉर्म होती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। और बहुत ही फेमस कॉन्डोम का नाम है जो कि गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा था, वो है निरोध। ये आपको सवाल पूछा गया है और आगे भी शायद पूछा जा सकता है, इसलिए आप थोड़ा सा याद रखें। देखो ये तो अपन को एसटीडी से बचा लेता है, पर देखो ये वाला जो है ना डायफ्राम सर्विकल कैप बोल्ट, ये अपन को एसटीडी से नहीं बचा सकता। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अपनी कुछ दूसरे मेथड की। अगला वाला आएगा आईयूडी। आईयूडी जिसका मैं आपको इम्पोर्टेंस बता ही रहा था, और जो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड है पूरे इंडिया में। और ये आइडियल कैसा? आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना। अब आईयूडी भी अपने जो एनसीईआरटी में दे रखी है ना, वो अपन को 3 प्रकार की मिलेगी। पहली कौन सी है? अपनी नॉन मेडिकेटेड।
दूसरी अपनी कॉपर रिलीजिंग, आप देख सकते हो। तीसरी है हार्मोन रिलीजिंग। ठीक है, कॉपर रिलीजिंग, सॉरी पहले अपन बात करते हैं नॉन मेडिकेटेड की। नॉन मेडिकेटेड में क्या होता है, इंक्रीज दी फेगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म। ठीक है, जी क्या करता है अपना फेगोसाइटोसिस, यानी कि उनको मारना चालू कर देता है स्पर्म को, नॉन मेडिकेटेड वाले का। एग्जाम्पल है लिप्स लूप होता है। और जी किससे प्रिवेंट करता है अपन को, इम्प्लांटेशन से। देखो साफ साफ लिखा है इधर, प्रिवेंट फ्रॉम इम्प्लांटेशन। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है प्रिवेंट फ्रॉम इम्प्लांटेशन। अब अपन बात करते हैं कॉपर रिलीजिंग। कॉपर रिलीजिंग में क्या होता है, जी क्या करता है, अपनी जो स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है ना, उसको सप्रेस कर देता है, यानी कि इसको कम कर देता है। ठीक है, कॉपर रिलीजिंग के जो एग्जाम्पल होते हैं, उनका पहला एग्जाम्पल है तो कॉपर टी, बहुत ही फेमस है। और कॉपर 7 ये भी है। और एक है मल्टी लोड 375, इसका भी काम क्या होता है, टू प्रिवेंट दी इम्प्लांटेशन। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन, हार्मोन रिलीजिंग पे चलते हैं। हार्मोन रिलीजिंग क्या होती है जी, क्या करती है, अपनी यूट्रस को अनसूटेबल कर देती है फॉर इम्प्लांटेशन। अपना इम्प्लांटेशन कौन से दिन होता है, 7वें दिन होता है। तो उसको क्या करेगी, अपने हार्मोन के द्वारा जो है, जो एंडोमेट्रियम थिक हो जाती है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, उसको जो है कमज़ोर कर देगी या कुछ भी कर देगी, जिस वजह से अपना इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, हार्मोन रिलीजिंग के एग्जांपल है पहला तो फॉरसेट है, और एक है LNG-20। और जी क्या करती है, सर्विक्स को हॉस्टाइल कर देती है, जिससे कि स्पर्म की एंट्री रुक सके। ठीक है, अब अपन बात करते हैं थोड़ा सा आगे, अपन चलेंगे अब कुछ अलग वाले पे, जिसका नाम है पिल्स, ओरल पिल्स यानी कि खाने वाली दवाई। इसमें क्या होता है, या तो प्रोजेस्टेरॉन होगा या फिर प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। इसमें आती हैं टैबलेट्स। इसका काम क्या होता है, टू इनहिबिट दी ओव्यूलेशन को इनहिबिट करेगा, और क्या नाम है, ओव्यूलेशन को और इम्प्लांटेशन को, दोनों को इनहिबिट करता है। जे भी देखो आपको प्रिवेंट करता है इम्प्लांटेशन से, जे भी, और ये दोनों से करता है आपको, ओव्यूलेशन से भी और इम्प्लांटेशन से भी। ठीक है, अपन बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। और क्या करता है जी, अल्टर द सर्विकल म्यूकस क्वालिटी। म्यूकस की क्वालिटी बदल बदल देगा, जो सर्विक्स से निकलता है, सर्विक्स से जो निकलता है उसकी क्वालिटी बदल देगा, जिसकी वजह से स्पर्म की एंट्री जो है कम हो जाएगी। ठीक है, और आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, जो माला डी है और माला डी एन है, माला डी और माला डी एन है, वो दोनों किसका कॉम्बिनेशन होता है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। आप देख सकते हैं ये वाली जो है कॉम्बिनेशन वाली दवाई होती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं थोड़ी सी आगे। ये देखो अपनी जो, अगर अपन डे 1 पे लेंगे तो अपन को फिर से कब लेनी पड़ेगी, डे 21 में मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगेन्स, और फिर 7 डे गैप से अपन को लेनी होती है। ठीक है, और इसमें एक फेमस ड्रग आती है जिसका नाम है सहेली। सहेली को किसने, सबसे पहला इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ से बनेगा कि सहेली को किसने इंट्रोड्यूस करा था। उसका नाम है CDRI इन लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ। और इसका एक ये अच्छी बात है कि अपन इसको बंस ए वीक लेते हैं, एक वीक में एक बार लेते हैं। और ये कैसी है, नॉन स्टीरॉयडल है। और मैंने आपको ये वाला तो बता ही दिया कि CDRI लखनऊ द्वारा बनाई गई है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इंजेक्टेबल इंजेक्टेबल और इम्प्लांट्स के बारे में। इसमें भी कॉम्बिनेशन किसका होता है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन। इसको अपन कैसे लेते हैं, अंडर द स्किन लेते हैं। ठीक है, अंडर द स्किन लेते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको इसका डायग्राम भी दिखाया था, देखो ऐसा होता है। ठीक है, और कॉपर टीका आप देखोगे तो कॉपर टीका ऐसा होता है, कॉपर टीका आपको दिख रहा होगा ऐसा होता। जी अपना क्या होता, मेल कॉन्डम, जो होता अपना फीमेल कॉन्डम। ठीक है, अब अपन बात करते हैं थोड़ी सी आगे। अब अपन बात करते हैं आगे, अपना दूसरा जो अगला मेथड आएगा उसका नाम है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड, और उससे पहले मैं आपको एक लाइन बताना चाहूँगा NCERT की, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन, अगर अपन विद इन दी 72 घंटे ऑफ क्वार्टर्स ले लेते हैं तो अपना जो है प्रेगनेंसी कंसीव होने से बच सकती है।
ठीक है, अब अपन बढ़ते थोड़ा सा आगे, अपन आएंगे अब सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में क्या होता है, स्टेरिलाइजेशन। और ये देखो, अगर ये होगी फीमेल में तो ये होगी ट्यूबेक्टोमी। इसमें क्या करते हैं, छोटा सा पार्ट काटेंगे और दोनों तरफ से उसको बांध देंगे। ऐसी होती बेसेक्टोमी। बेसेक्टोमी में बड़ा सा डिफरेंस काटते हैं किसकी, मेल की, और उसको टाइट कर देते हैं अच्छे से। और जो इसकी इरिवर्सिबिलिटी है ना, वो बहुत ही पुअर है। अगर ये एक बार आपने करा ली तो एक तरीके से परमानेंट मेथड है। इसके बाद आप कभी भी, मतलब इसके बाद आप कभी भी प्रेगनेंसी नहीं कॉज कर सकते। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अपनी थोड़ी सी आगे। मैं आपको, देखो आप देख सकते हैं कि जी वाला जो होता है ना, जी वाला जो बेसेक्टोमी होता है, इसको काट के आपने टाइड अप कर दिया। और जी वाला होता है अपना ट्यूबेक्टोमी, आप देख सकते हैं। ठीक है, आपको शायद इससे डायग्राम बेस्ड भी सवाल आ सकता है, इसलिए आप डायग्राम पे भी थोड़ा सा फोकस करें। ठीक है, आप देख सकते हैं। चलिए अब अपन थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे और अपन बात करते हैं अपनी एमटीपी की। एमटीपी क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, इस पे क्या होता है, इसमें अगर किसी बच्चे को कुछ परेशानी है तो अपन उसको क्या कर सकते हैं, अबॉर्ट कर सकते हैं। ये भी कुछ समय तक जो है इलीगल थी, क्योंकि बहुत से लोग फीमेल्स को इससे मरवा देते थे। जिनको फीमेल्स बच्चा नहीं चाहिए होता था वो मरवा देते थे। इसलिए जो कुछ, मतलब गवर्नमेंट के अंडर कुछ टाइट रूल बनाए गए, फिर इसको फिर से लागू किया गया। इसकी जो डेट है आपको याद रखनी है। एमटीपी फिर से कम 1971 में फिर से चालू हो गई थी। ठीक है, और एमटी की फुल फॉर्म आपको पता ही होगी, मेडिकल टर्मिनाइजेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और ठीक है, ये अपने नियरली कितना हो चुकी है ये, 45 to 50 मिलियंस लोग इसे करवा चुके हैं। लगभग लगभग टोटल की 1/5 पॉपुलेशन इसे करवा चुकी है। और ये सेव कब होता है आपको पता रहना चाहिए। ये पूछ सकता है, सवाल बना देगा कि सेव कब है, सेफ कब है ये एमटीपी, और अनसेफ कब है। अकॉर्डिंग टू बड़े बड़े डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो ये सेफ होती है खाली फर्स्ट ट्रांजिस्टर। अपनी जो ह्यूमन फीमेल जो होती है वो, उसके पास होते हैं 3 ट्रांजिस्टर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। थर्ड, ठीक है। एक ट्रांजिस्टर होता है वो कितने महीने का होता है, 3 महीने का। तो टोटल कितने महीने की प्रेगनेंसी होती है, 9 महीने की होती है। तो अपन अगर इसमें करा दें एमटीपी तो ये सेफ होती है। ठीक है, और किसी में कराएंगे तो थोड़े बहुत खतरे के चांसेस हैं दोनों के लिए। बच्चे के लिए तो यही है और मदर के लिए भी है। ठीक है, और अपन बात करते हैं अपनी, आती है अपनी एसटीडी। ये भी आपको इसमें से सवाल देखने को मिल जाएगा। इसमें से भी आपको कभी कभी सवाल आ जाता है। इसमें एक साल छोड़ के एक साल आपको मिल ही जाएगा सवाल। इसकी जो फुल फॉर्म होती है एसटीडी की, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, आप देख सकते हैं। और इसके 2-3 नाम और होते हैं, मैं आपको बताऊं। देख, तो एक तो होता है बर्नल डिजीज़, एक होता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा हो तो एक, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें से सबसे फेमस अपनी कौन सी है, एड्स है, जो कौन कोस करता है, अपनी HIV। ठीक है, अब थोड़ा सा अपन पॉइंट्स कुछ जान लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी दे रखी हैं। चलिए, जो होती है ना अपनी एसटीडी के कुछ नाम दे रखे हैं, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। एक तो देखो गोनोरिया, दूसरा सिफिलिस, तीसरा जेनाइटल हर्पीस, चौथा क्लेमिडियासिस, और ये जेनाइटल बॉट, HIV, हेपेटाइटिस बी भी आपको ये ध्यान रखनी है। हेपेटाइटिस बी वाली भी बीमारी जो है इसी से होती है। और ट्राइकोमोनियासिस। ठीक है, और आपको HHH से आपको याद रखनी है, ये जो 3 होती हैं ना वो नॉन क्योरेबल होती हैं। कैसी होती हैं अपन, अपनी ये तीनों होती हैं ना, ये HHH, HIV और हेपेटाइटिस बी और हर्पीस जो होती है ना, ये सब नॉन क्योरेबल होती हैं। और एसटीपी का कॉज क्या होता है, एक तो एबॉर्शन हो गया, स्टिल बर्थ हो गई यानी कि मरा हुआ बच्चा पैदा होना, या एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि इम्प्लांटेशन होना कहाँ पे था, यूट्रस में होना था, हो कहीं और गया, उस वजह से भी, मतलब ये इसके कुछ कॉज हैं।
ये उसके क्या है, कुछ कॉज हैं जिनको एसटीडी की परेशानी होती है, उनको ये सब सिम्टम्स दिख सकते हैं। ठीक है, एसटीडी को अगर अपन को देखो, ये एसटीडी जो होती है एक एनसीईआरटी में बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छी नहीं, मतलब लाइन दे रखी है कि 15 से 24 ईयर में ज़्यादा देखी जाती है एसटीपी। ठीक है, 15 से 24 ईयर में ज़्यादा देखी जाती है एसटीपी के, सॉरी, जी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, अब अपन देखते हैं कुछ कुछ पॉइंट्स जो कि एनसीईआरटी में इम्पोर्टेंट दे रखी हैं। आप देख सकते हैं, अगर जो हो जाए तो उसके प्रिवेंशन अपन कैसे कैसे लें। पहला तो अपन को देखना है, अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर एंड मल्टीपल पार्टनर। अपन को अननोन पार्टनर के संग और मल्टीपल पार्टनर के संग नहीं, सेक्स नहीं करना चाहिए। ठीक है, और दूसरा पॉइंट दे रखा है, ऑलवेज ट्राई टू यूज़ बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव, जैसे कि कॉन्डोम्स वगैरह हैं, इनको यूज़ करो ड्यूरिंग द कोइटस। और इन केस ऑफ डाउट तो आप कोई क्वालिफाइड डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। और देखिए, मैं आपको एक बार बताता हूँ, इसके जो सिम्टम्स है काफ़ी समय बाद आते हैं, इसलिए अपन को इतनी जल्दी पता नहीं चल पाता। और एक बात आपको इसमें ध्यान रखनी है, एसटीडी में एक ये हेपेटाइटिस बी है, इसको लेके आपको कन्फ्यूजन हो सकती है कि ये एसटीडी होती है या नहीं, तो आप याद रखना ये एसटीडी होती है। और एक और इम्पोर्टेंट सवाल जो इससे बन सकता है वो कि कौन सी जो है नॉन क्योरेबल होती है, एक तो हेपेटाइटिस बी, दूसरा जेनेटल हर्पीस और तीसरा एचआईवी। ठीक है, अपन बात करते हैं, अपना लास्ट टॉपिक रह गया इनफर्टिलिटी, उस पर भी अपन बात करते हैं जल्दी से और फिर ये चैप्टर ख़त्म। ठीक है, इनफर्टिलिटी जो है, इनफर्टिलिटी ऐसे लोग को होती है जो कि अपना बच्चा पैदा नहीं कर सकते किसी भी वजह से, या फिर फीमेल में कुछ दिक्कत है या मेल में भी कुछ दिक्कत हो सकती है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, अपने पास एक टेक्निक है जिसका नाम है इनफर्टिलिटी आर्ट, उसकी फुल फॉर्म है असर्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्निक। अब जो देखो, इन विट्रो भी होता, इन वीवो भी होता। पहले तो आपको विट्रो वीवो में थोड़ा सा फर्क जानना होगा। अगर विट्रो आए, कहीं पे भी आपको विट्रो आए, यानी कि अपन उसको किस में ग्रो कर रहे हैं, अपन उसको लैब में ग्रो कर रहे हैं, आप इस बात का ध्यान रखें। और अगर वीवो आए तो आप समझ जाना कि किसी लिविंग बीइंग में या किसी के अंदर ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सबसे फेमस इन विट्रो में जो है, वो दो हैं मेन इंपॉर्टेंट, जिफ्ट और आईयूटी हैं। है तो ये भी, पर मैं आपको बताऊंगा कि इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, थोड़ा बहुत इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, जिफ्ट की पहले अपन बात करेंगे। जिफ्ट क्या होता है, जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, यानी कि जायगोट का ट्रांसफर करना इनसाइड दी फैलोपियन ट्यूब। अप टू कितने ब्लास्टोमियर, अप टू आपको याद रखना है 8 ब्लास्टोमियर। और आईयूटी जो होती है इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, यानी कि अपन इसको यूट्रस में डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो उसमें जो ज़रूरत होती है ना, वो मोर देन 8 ब्लास्टोमर्स की होती है। ठीक है, इन आईयूटी। और तीसरा आता है इसमें आईसीएसआई, यानी कि इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या करते हैं, जैसे कि मान लो किसी के या तो स्पर्म कम है, किसी भी मेल में स्पर्म कम है, या फिर उनके में इतनी मोटिलिटी नहीं है, तो अपन क्या करते हैं, एक इंजेक्शन में अपन लेते हैं स्पर्म को और ओवा में अपन इंजेक्ट कर देते हैं।